जैन साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो ये वीडियो है वो एमसीक्यू केंद्र राज्य संबंधों को लेकर है। और यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा तो केवल क्वेश्चन को करते करते आपको पूरा टॉपिक कवर कर दिया जाएगा। और इससे पहले के जो वीडियोज हैं एमसीक्यू सीरीज जो हमारी चल रही है, अगर आपने उसे देख लिया तो क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक कवर, इसके साथ साथ कुछ और भी वीडियोज हैं जैसे उसमें पूरा का पूरा ट्रिक से बताया गया है। आप केवल 2 मिनट में अनुसूचियां तैयार कर सकते हो और उसे दोबारा कभी भी भूलोगे नहीं। इसके साथ साथ संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं वो भी 6 से 7 मिनट का वीडियो है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो, पूरा ट्रिक के साथ समझाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, और इसमें 2024 लास्ट तक के आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। और इसमें कोशिश की गई है कि एक क्वेश्चन पर 2-2 4-4 क्वेश्चन कवर किए जाएं और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित किस योजना पर आधारित है? और ये देखिए कब आया है, आईएएस प्री 2018 में आया है। तो केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किस पर? भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका विभाजन किया गया था। ओके, और इसमें विभाजन क्या किया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का त्रिसूत्रीय बंटवारा किया गया था। अब ये त्रिसूत्रीय बंटवारा कैसे था? जिस पर केंद्र नियम बना सकता है, संसद नियम बना सकता, वो केंद्रीय सूची के विषय थे। इसके बारे में जस्ट अभी चर्चा हम आगे करेंगे। केंद्रीय सूची या संघीय सूची, राज्य सूची या प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो ये कब आया था? 1935 में किया गया। नेक्स्ट, सरकार के संघीय स्वरूप की सर्वाधिक भिन्न और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहां पे क्या है कि संघीय स्वरूप, संघ का मतलब होता है केंद्र और राज्य के साथ साथ। तो प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ना 2 नागरिकताएं होना, ऐसा भी नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालक शक्तियों का समान बंटवारा। तो इसमें क्या है, संघ शब्द बना ही ऐसे है कि संघ का मतलब है जो अधिकार लगभग केंद्र को हो वैसे ही अधिकार राज्यों को भी प्रदान किए जाएं। और इस संघ के लिए हमारे यहाँ किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? यूनियन शब्द का। और ये संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा। और इसके लिए हमने जो वीडियो बनाया था वहां ये ट्रिक बताई थी, कास। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध होते हैं किसमें? 12। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अभी एक वीडियो इसी पे है, आप उसमें देख सकते हो कि जो पूरे के पूरे 22 और 25 भाग हैं, उन भाग के साथ साथ उनके जो चित्र हैं वो और पूरे भाग ट्रिक के साथ आपको बताए गए हैं। कैसे ये बताया गया यहां पर कि एक और एक मिलके ही संबंध बनते हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध 11, और केंद्र राज्यों के बीच 11 के बाद आता है 12। तो वित्तीय संबंध 12 से 12, 12 से वित्तीय, किसमें? 12 में। नेक्स्ट, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? तो कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। इसको आप थोड़ा सा समझिए। क्या? संघीय सूची के विषय, राज्य या प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अब इसको आपको ध्यान कैसे रखना है कि संघीय सूची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसमें ऐसे विषय हैं जिस पर नियम कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। राज्य सूची में ये क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं, लोकल हैं, इस पर नियम बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। किसको है? राज्य विधानमंडल को। समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों नियम बना सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति हो, कैसे कि एक ही समय पर एक ही विषय पर दोनों ने नियम बना दिए हों, तो हमेशा संसद को ही वरीयता दी जाएगी, संसद का ही माना जाएगा। ओके, अब इसमें किसमें कितने विषय हैं? मूल संविधान में 97 थे, वर्तमान में 100 हैं। इसमें
इसमें 66 थे और वर्तमान में 61 हैं। इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में 52 हैं। आप इसे एक फोन नंबर की तरीके से याद रखिए। जैसे मान लो ये उनका फोन नंबर है, किनका, समझ गए होंगे क्या? 97 100 66 61 47 52, 97 100 66 61 46 52। ओके, तो क्लियर ये। अब आप ये भी ध्यान रखें कि किसका कम ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि राज्य के अधिकारों में कटौती की गई है, बाकी दोनों में बढ़ा दिए गए हैं। इन सबके साथ साथ, तीन तो हैं, इन सबके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां भी हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? जिसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी ना हो, जो बचा खुचा हो, उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और हमारे यहां अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? अवशिष्ट शक्तियां मित्रों संसद को प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संसद को प्राप्त हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो अभी हमने चर्चा की किस पर? समवर्ती सूची पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां, देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये। क्या आपको लगेगा राष्ट्रपति, राज्य तो है ही नहीं, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद। तो आप कैसे याद रखेंगे कि नियम कानून बनाने का अधिकार हमेशा संसद को प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों? इसका आंसर होगा संसद। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो इसे क्या है? राज्य सूची के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकता। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? और यह भी कब पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, यदि राज्य के राज्यपाल ये नहीं है, यदि न्यायपालिका संसद ऐसा नहीं, इसका क्या होगा आंसर? कि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। तो क्या होगा, कैसे होगा? तो आर्टिकल 249, इसको आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कौन? राज्यसभा। ध्यान दीजिए आप कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे तो संसद सामान्य बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बना सकता है। ओके, और जब ऐसा बनाया जाएगा तो वो नियम कितने समय के लिए रहेगा? 1 साल के लिए रहेगा, क्योंकि राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। लेकिन यहां अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो राज्यसभा ऐसा कर सकती है। क्लियर है ना? नेक्स्ट, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या 97 कितनी? आगे 100। नेक्स्ट, विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। ये भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी का मतलब है कि संघ सूची, तो कृषि आय पर कर ये नहीं है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये संघीय सूची का विषय नहीं है, सिनेमा हॉल का निर्माण ये भी संघीय सूची का विषय नहीं है। तो इसका आंसर कैसे लगाएंगे? रक्षा बलों को बनाए रखना। और अब ये जीडी 2019 में पूछा गया है। तो ये आप समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे किया? इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है। आप क्या देखो कि भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से इसका मतलब संघीय सूची का विषय, तो ये और 3 संघीय सूची के विषय नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विषय उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा संघ सूची में नहीं आता? बैंकिंग आता है, रक्षा आता है, विदेश मामले आते हैं, पुलिस नहीं आता, क्योंकि पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। देखिए एक और आपको समझना होगा क्या, कि वर्तमान में संघीय सूची में 100 विषय हैं। क्या आप 100 याद रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं याद रख सकते हैं। क्या हमें 100 याद रखने चाहिए? तो हम कहेंगे नहीं रखने चाहिए, लेकिन पेपर में तो आ रहा है।
फिर तैयार कैसे करना होगा? तो केवल माइंड को ओपन कीजिए कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वहां पर केवल संसद नियम बनाएगा। जो छोटे स्तर के विषय हैं, क्षेत्रीय स्तर के विषय हैं, वहां पर राज्य नियम बनाएगा। और जहां दोनों के लिए जरूरी है, जैसे वन, शिक्षा, तो वहां पर दोनों नियम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, संपदा शुल्क, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, इसमें से कौन से? तो इसका आंसर होगा वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। बाकी ये तीनों केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किए जाते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय थे राज्य सूची में। अब 66 के बाद कितने रह गए हैं? 61 रह गए। देखिए अभी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तब ही कानून बना सकती है, अभी पीछे पड़ा, जब राज्यसभा इसके लिए एक प्रस्ताव पारित कर दे तब। और किस आर्टिकल में बताया था? आर्टिकल 249 में। किसमें बताया था? 249 में। नेक्स्ट, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर है जो पूर्ण रूप से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो जीएसटी, आयकर, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, ये केंद्र द्वारा, तो इसमें भू राजस्व, ये किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा लगाया जाता है और वसूल किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आता है? तो किस सूची में आता है? तो ये लोकल स्तर का है। किस सूची में आएगा? तो ये राज्य सूची में आएगा। तो स्वास्थ्य, स्वच्छता, हॉस्पिटल, औषधालय, ये किस सूची में? ये क्षेत्रीय महत्व के हैं, ये राज्य सूची में। भारतीय संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय, ये भी क्षेत्रीय महत्व के हैं, ये भी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है, कानून व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित है, जेल राज्य सूची में, दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची में नहीं है। अब यहाँ पे जेल लिखा हुआ है, कारागार, अगर यहाँ पर केंद्रीय कारागार लिख के आता है तो वो केंद्र सूची का है, बाकी राज्य का है। नेक्स्ट, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 थे। अब ये 47 कितनी डिजिट बताई थी कि 9700, फिर 9700 के बाद क्या था? 47, 52 और 66 से 61 रह गए थे। ओके, और ये कब आया क्वेश्चन? एमटीएस 2021 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान समवर्ती सूची में नहीं है? तो कौन सा समवर्ती सूची में नहीं है? आपराधिक प्रक्रिया समवर्ती सूची में है, बिजली विद्युत समवर्ती सूची में है, पुरातात्विक स्थल समवर्ती सूची में है, सार्वजनिक व्यवस्था अभी पीछे पड़ा, किस सूची में है? ये राज्य सूची में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो जहां दोनों के लिए जरूरत हो, तो वन समवर्ती सूची में आता है। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने तो नियम बना दिया कि लगभग 33% भाग पर वन होने चाहिए, फिर किसी राज्य में वनों का विस्तार ज्यादा है, किसी में कम है, तो ये राज्य अपना खुद भी देखे। अब वहीं किसी भी राज्य में, किसी जिले में वन ज्यादा है, किसी में कम है, तो ये डिसीजन भी कौन लेगा कि कहां कैसी पॉलिसी अपनाई जाए? तो वो राज्य लेगा। तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए, और इसी आधार पर है शिक्षा, तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो किसे हैं? ये समवर्ती सूची में है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। ओके, कि विधि निर्माण की शक्तियां किसके लिए? आर्थिक और सामाजिक योजना के लिए, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस में है? 200
282 में है। 282 में कहा गया है कि केंद्र जो टैक्स वसूलता है, जो भी उसके पास धन होता है, उसमें से राज्यों को अनुदान दे सकता है। किसके तहत? 282 के तहत। ओके, कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए हैं? 5। अब इसको आपको ध्यान कैसे रखना? बड़ा आसान है ध्यान रखना। कैसे याद रखेंगे? हमारे यहाँ 4 महानगर हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब कैसे याद रखेंगे? कि वो ऐसे याद रखेंगे, पूरब की तरफ कौन सा है? तो कोलकाता है। ओके, दक्षिण में कौन सा है? तो चेन्नई है। पश्चिम की तरफ मुंबई और उत्तर की तरफ कौन सा है? दिल्ली। तो 4 महानगर हो गए। तो 4 महानगर में क्या है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई 2, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद 3, चेन्नई और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद 4 दिल्ली। अब एक है मध्य में, तो मध्य में है प्रयागराज। जिसे कुछ समय पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। तो मध्य में कौन हो गया? प्रयागराज। क्लियर है ना इतना? तो कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री। ओके, कि क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो कैसे सृजन हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा सृजन हुआ है। कैसे सृजन हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो इनमें से कौन होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वही पुराना वाला केंद्रीय गृह मंत्री इनका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो किस आयोग? पुंछी आयोग, राजमन्नार, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और सरकारिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सरकारिया आयोग। कौन सा होगा? सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग के आधार पर ही अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। क्लियर है ना? अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या और है? सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। इसने अपनी सिफारिश कब पेश की या रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 1928 में। कब की? चलिए 1988। इसने अपनी रिपोर्ट पेश कब की थी? 1988 में। क्लियर है ना? अब यहां पे आप एक और देखेंगे, ये चारों की चारों समितियां केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों के कारण गठित की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। क्योंकि अभी पीछे पड़ा, बाकी आप क्या है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है सरकारी आयोग के तहत, और सरकारी आयोग का गठन हुआ था केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। तो ये संघ के परिसंघीय उपबंधों को मजबूत बनाना है के लिए। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है? तो यहां पे कहा गया है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा। और किस आर्टिकल के तहत मित्रों? 263 के तहत। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 कितने मंत्री शामिल होते हैं? तो 6 मंत्री शामिल होते हैं।
नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है तो राष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का पद। तो विवाद का कारण कौन रहा है? राज्यपाल का पद। क्यों रहा है? राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच की एक कड़ी है। राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति नॉर्मली केंद्र सरकार के प्रति होता है, समर्पित होता है, थोड़ा सा तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि राज्यपाल काम करना होता है राज्य के लिए, लेकिन समर्पित होता है केंद्र के लिए, और यही हमेशा से लगभग विवाद का कारण रहा है। केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंची आयोग ने संघ कार्यपालिका के विचारार्थ आरक्षित विधेयकों को कितनी समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिश की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी? कि इन्होंने कहा है कि 6 महीने के अंदर मामले का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं। और इसको लेकर एक छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट का, उसमें सारी अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से समझाया गया। कैसे? देखो, यहां पे क्या है कि शक्तियों का विभाजन, 7 से शक्ति और 7 से सात। क्लियर? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रति 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करता है जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों को हल करता है। ओके, तो पहले वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? केसी नियोगी। और अभी कौन सा वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? एनके सिंह हैं। और इनकी जो सिफारिशें होगी, जो भी होगा, वो 2020 से 25 के लिए होगा। क्लियर है ना इतना? आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए। अगर कोई गलती या कोई कमी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसका सॉल्यूशन आपको अगली बार दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।